हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट परचेज कंसीडरेशन। क्योंकि जब ट्रांसफरी कंपनी परचेज करती है ट्रांसफरर कंपनी को, तो बदले में कुछ ना कुछ परचेज कंसीडरेशन जो पे करना पड़ता है, क्योंकि फ्री में तो वो परचेज नहीं करेगी ट्रांसफर कंपनी को। तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के ये 4 मेथड गिवन है। ये चारों मेथड की हेल्प से हम परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कवर किया था, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय इस्तेमाल की जाएंगी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की परचेज कंसीडरेशन होता क्या है। कि जो परचेज कंसीडरेशन ये वो प्राइस होता है जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा पे किया जाता है ट्रांसफरर कंपनी को जब अमलगमेशन किया जाता है बिजनेस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से जो कंसीडरेशन होता है अमलगमेशन का मतलब होता है कि जो भी एग्रीगेट पे किया गया, चाहे वो शेयर की फॉर्म में पे किया गया या अदर सिक्योरिटीज इशू की गई हैं, या फिर कोई भी पेमेंट की गई है कैश की फॉर्म में, या फिर कोई भी असेट है, अदर असेट जो ट्रांसफरी कंपनी की दे दी गई है शेयर होल्डर है जो ट्रांसफर कंपनी को। क्योंकि जब भी ट्रांसफरी कंपनी परचेज करेगी, बिजनेस अमलगमेट करेगी ट्रांसफरर कंपनी के साथ, तो ट्रांसफरी कंपनी परचेज कंसीडरेशन देगी। जो परचेज कंसीडरेशन दिया जाता है ये ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी कंपनी है वो परचेज कंसीडरेशन चाहे शेयर इशू करके दे, चाहे सिक्योरिटी इशू करके दे, चाहे कैश पे करके दे या अदर सिक्योरिटी जैसे भी पे करे, तो परचेज कंसीडरेशन के अंदर है जो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर को पे की जाएगी अमाउंट वही कंसीडर करनी है। जो लायबिलिटी जैसे कि डिबेंचर या फिर ट्रेड पेबल्स को जो पेमेंट किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को जो पे किया जाना, सिर्फ वही परचेज कंसीडरेशन के अंदर आएगा, ना कि जो लायबिलिटी को पे किया जाना है वो कंसीडर करेंगे। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक तरफ हम कंपनी ले लेते हैं ट्रांसफरी कंपनी आ जाएगी, और दूसरी तरफ ट्रांसफरर कंपनी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ले लेते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी ये वो कंपनी है जो इस कंपनी को अपने अंदर क्या करती है, अब्जॉर्व करवाती है, मतलब कि परचेज करती है। इसको हम परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं, जो परचेज करती है। ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना बिजनेस क्या कर रही है, सेल कर रही होती है, सेलिंग कंपनी बोलेंगे इसे। जब ट्रांसफरी कंपनी अमलगमेट कराएगी बिजनेस ट्रांसफरर कंपनी के साथ, तो फ्री में तो करेगी नहीं, तो इसको क्या देना पड़ेगा, परचेज कंसीडरेशन देना पड़ेगा। तो परचेज कंसीडरेशन क्या होता है कि जब ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो शेयर होल्डर होंगे ट्रांसफरर कंपनी के, उन्हें जो भी ये पे करेगी, चाहे ये इक्विटी शेयर दे से इक्विटी शेयर इशू करे, या फिर सिक्योरिटी इशू करे, या इसे कैश दे, या फिर अदर असेट या जैसे भी इसके जो हिसाब करे, तो ये सारा परचेज कंसीडरेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अगर ट्रांसफरर कंपनी के लायबिलिटी जिसके अंदर मान लेते हैं डिबेंचर्स और जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है, यानी जैसे ट्रेड पेबल्स, अगर इन्हें कुछ पैसा पे किया जाता है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, तो ये परचेज कंसीडरेशन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है और बाद में से पेमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो ये परचेज कंसीडरेशन का हिस्सा नहीं मानते। परचेज कंसीडरेशन में सिर्फ हम उसी हिस्से को लेते हैं जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा दिया जाता है ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, तो फिर ट्रांसफरी कंपनी जो लायबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी के उसे पेमेंट करके डिस्चार्ज कर देगी। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ट्रांसफरी कंपनी ने
ट्रांसफरर कंपनी की लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया, तो उस केस में जो लायबिलिटी अभी तक किसकी रहेगी, ट्रांसफरर कंपनी की रहेगी। तो फिर ट्रांसफरर कंपनी जो पेमेंट करके लायबिलिटी की उसे डिस्चार्ज करेगी। नेक्स्ट आता है कि मेथड क्या है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आता है लंपसम मेथड, जिसमें एक ही बार में सारी अमाउंट पे कर दी जाती है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को। नेक्स्ट आता है नेट पेमेंट मेथड, जिसमें पेमेंट के बेस पे जब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। नेट असेट मेथड में असेट्स के इस्तेमाल करेंगे। ये जब नेट पेमेंट मेथड जो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो नेट असेट मेथड को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, जहां पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके शेयर्स के फिर उस बेस पे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो डिटेल में कवर करते हैं फर्स्ट मेथड, जो कि लंपसम मेथड है। लंपसम मेथड के अंदर क्या होता है कि जब ट्रांसफरी कंपनी लंपसम पेमेंट कर देती है ट्रांसफरर कंपनी को, जब अमलगमेशन होता है, तो उस केस में जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अगर ए लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस बी लिमिटेड का, तो उसमें एग्री हो गया कि वो पे करेंगे 20 लाख। टोटल है जो 20 लाख पे किया जाएगा, तो 20 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, लंपसम पेमेंट कहलाएगी कि एक ही बार में 20 लाख रुपए जो पे कर दिए गए ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन लंपसम मेथड की हेल्प से जो कैलकुलेट किया गया है। इस केस में ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर को की गई है, क्योंकि सिर्फ जो टर्म अगर बिजनेस यूज की जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो बिजनेस टर्म यूज करने का मतलब है कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही टेक ओवर कर ली गई हैं ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की। क्योंकि जब हमने इसकी नेक्स्ट लास्ट क्लास के अंदर जब इसका डिफरेंस कवर किया था कि बिजनेस परचेज में और असेट परचेज में डिफरेंस क्या होता है, तो हमने कवर किया था कि जब क्वेश्चन के अंदर स्टेट हो कि सिर्फ असेट परचेज की गई है तो सिर्फ असेट्स को कंसीडर करेंगे। जब गिवन हो कि बिजनेस परचेज किया गया तो हमने असेट्स और लायबिलिटी दोनों को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जब बिजनेस परचेज इस्तेमाल किया गया वर्ड, तो हमने यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी दोनों को कंसीडर करना है ट्रांसफरी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर को पेमेंट की गई है एक ही बार में, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर 20 लाख कंसीडर किया गया है, तो ये लमसम पेमेंट है जो कहलाएगी। नेक्स्ट मेथड आता है नेट पेमेंट मेथड, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, प्रायोरिटी किसको दी गई है, प्राइमरली हमें नेट पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी कि नेट पेमेंट मेथड की हेल्प से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर नेट पेमेंट मेथड है जो इस्तेमाल नहीं कर सकते कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण, यानी कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम नेट पेमेंट मेथड का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाकर के हम नेक्स्ट मेथड जो कि हमारे पास बनता है थर्ड मेथड नेट असेट मेथड को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, नेट पेमेंट मेथड को देनी है। तो परचेज कंसिडरेशन करते समय नेट पेमेंट मेथड की हेल्प से जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि हमें गिवन है पॉइंट्स, जितनी भी पेमेंट की गई है ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, वो सभी परचेज कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। ये जो पेमेंट की गई है ये चाहे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी गई हो, शेयर्स की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में, इसको कंसीडर किया जाएगा। यानी जब ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, चाहे वो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इनको जो पेमेंट की गई है चाहे कैश की फॉर्म में पेमेंट की गई है चाहे शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट की गई है, वो परचेज कंसिडरेशन के अंदर कंसीडर की जाएगी। लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन उसके अंदर क्या चीज़ शामिल नहीं करेंगे, अगर ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी की लायबिलिटी को पेमेंट कर दी, लायबिलिटी को पेमेंट करना परचेज कंसिडरेशन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी जब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी की लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेती है और उसकी पेमेंट कर देती है, जैसे डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी या फिर अदर लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो इस
पेमेंट को हमने परचेज कंसीडरेशन के अंदर कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये लायबिलिटी की पेमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में कि जो पेमेंट की जाती है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग होता है जब कंपनी बंद करते हैं तो उसकी वाइंडिंग अप की कुछ कॉस्ट आती है, तो ये वाइंडिंग अप की कॉस्ट को भी हमने परचेज कंसीडरेशन के अंदर कंसीडर नहीं करना। हमने परचेज कंसीडरेशन के अंदर सिर्फ जितनी पेमेंट की गई है, चाहे कैश की फॉर्म में चाहे शेयर्स इश्यू करके की गई ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, तो सिर्फ वही हमने परचेज कंसीडरेशन के अंदर कंसीडर करना है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं इस कंसेप्ट को कि ए लिमिटेड ने एग्री कर लिया कि वो टेक ओवर करेगी बिजनेस बी लिमिटेड का, तो जो बैलेंस है बी लिमिटेड का उसमें ट्रेड पेबल्स को शामिल किए जो कि 50,000 है, डिबेंचर 80,000 के और 20,000 के इक्विटी शेयर हैं जिसकी 10 रुपये की ईच है वैल्यू। ए लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द ट्रेड पेबल, ए लिमिटेड ने लायबिलिटी में जो टेक ओवर की गई है जिसमें ट्रेड पेबल्स को शामिल किया गया है, जो रिडम्पशन किया जाएगा डिबेंचर्स का वो 10% प्रीमियम के ऊपर किया जाएगा। जो पेमेंट है लिक्विडेशन एक्सपेंस की वो 2500 रुपये है, और जो पेमेंट करनी है यहाँ पे पेमेंट किसकी बात की जा रही है, परचेज कंसीडरेशन की बात की जा रही है कि जो पेमेंट की जाएगी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा वो 6 रुपये पर इक्विटी शेयर इन कैश की फॉर्म में दी जाएगी, यानी कि कैश पेमेंट की जाएगी। कैसे की जाएगी, 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दी जाएगी। लेकिन जो इशू करने शेयर कहते हैं इशू 1 इक्विटी शेयर्स, कहता है एक इक्विटी शेयर दिया जाएगा 10 रुपये की उसकी वैल्यू होगी ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, यानी कि 2 शेयर के बदले उसे 1 शेयर दे दिया जाएगा जिसकी 10 रुपये ईच वैल्यू है। तो ये हमारे शेयर्स बन जाएंगे। यानी कैश कैसे पे करनी है, कैश तो शेयर पर इक्विटी के शेयर के हिसाब से करनी है, और जो शेयर इशू करनी है वो 2 शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर देना जो कि 10 रुपये का ईच बनेगा। परचेज कंसीडरेशन जो कैलकुलेट करके दिखाना है, तो हमने कैश कैलकुलेट करने क्योंकि यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन के अंदर कुछ पार्ट कैश में दिया गया है, कुछ इक्विटी शेयर इशू करके किया गया है। तो कैश कैसे इशू की गई है, 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। इक्विटी शेयर कितने, 20,000 शेयर है, 6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कैश दी गई है, तो 1,20,000 की कैश होगी। तो यहाँ पे कैश कितनी पे की गई है, 20,000 शेयर 6 के हिसाब से 1,20,000 कैश हो गई है। और जो इक्विटी शेयर कैसे दी गई है, जो ये 20,000 शेयर है, इस 20,000 शेयर में कहता है 2 शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर दिया गया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीपल कर देंगे तो 10,000 शेयर बन गए। और 10 रुपये का ईच शेयर है जिसको दिया गया है, 10 रुपये का ईच है और 10,000 शेयर, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। 1,20,000 कैश और 1 लाख शेयर दे दे तो टोटल 2,20,000 रुपये जिसका परचेज कंसीडरेशन बनेगा। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी टेक ओवर की गई है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि लायबिलिटी है जो ट्रेड पेबल्स टेक ओवर कर लिए गए हैं ए लिमिटेड द्वारा, तो यहाँ पे इस लायबिलिटी को हमने परचेज कंसीडरेशन के अंदर शामिल नहीं करना। ये टेक ओवर कर लिया और बाद में ए लिमिटेड इसकी पेमेंट करके डिस्चार्ज कर देगी इस लायबिलिटी को, ये परचेज कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि परचेज कंसीडरेशन के अंदर सिर्फ हम उसी अमाउंट को, उसी शेयर्स को शामिल करेंगे जो पे किए गए ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी कैलकुलेट करें परचेज कंसीडरेशन इस मेथड की हेल्प से, तो कुछ भी इसमें से डिडक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर, क्योंकि इसमें से कुछ भी हमने माइनस है जो नहीं करना। इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड मेथड बनता है नेट पेमेंट मेथड परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट मेथड आता है थर्ड मेथड नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड हम तभी यूज करेंगे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास नेट पेमेंट मेथड जो फेल हो जाता है। नेट पेमेंट मेथड कब फेल होगा, जब हमारे पास मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी। मिसिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 लाख तो शेयर दे दिया और बाकी बैलेंस कैश में दे दिया। अब इतना तो हमें पता है कि कैश में पेमेंट की गई, लेकिन कितनी कैश में पेमेंट की गई ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके से जब मिसिंग इंफॉर्मेशन होता है तो उस केस में हमने नेट असेट मेथड का जो यूज करना होता है। नेट असेट मेथड में क्या होता है कि जो नेट असेट होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सन्ड्री असेट्स में से माइनस करके सन्ड्री लायबिलिटी को, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो परचेज कंसीडरेशन का आएगा। तो जितनी भी सन्ड्री एसेट टेक ओवर कर ली गई ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, जो भी उसकी एग्री वैल्यू रहेगी उस असेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटी माइनस कर देंगे जो टेक ओवर की गई ट्रांसफरी कंपनी द्वारा एग्री वैल्यू पे। तो इस तरीके से हमारे पास है जो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। जब नेट असेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो कौन से पॉइंट है जो ध्यान में रखे जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है कि हमने
सिर्फ उन्हीं एसेट्स को शामिल करना है जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा टेक ओवर की जाएंगी। और नेक्स्ट, सिर्फ उन्हीं लायबिलिटी को डिडक्ट करेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा टेक ओवर की जाएंगी। जो कैश बैलेंस नॉर्मली तो हमने एसेट के अंदर शामिल करते हैं। अगर हमें बोला हो कि एसेट टेक ओवर की गई है तो हमने कैश को शामिल करना है। अगर हमें स्पेसिफाई कर दिया कि कैश को नहीं लेना, तब उस केस में हम नहीं लेंगे। जो गुडविल होती है इंटेंजिबल है, लेकिन ये वैल्यूएबल एसेट, इसकी वैल्यू होती है, इसको शामिल किया जाएगा एसेट के अंदर। जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं इन्हें भी हमने एसेट के अंदर शामिल करना है। जो फिक्टिशियस एसेट और जो एक्सपेंसेस अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, जैसे कि एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, डिस्काउंट और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एटसेट्रा, इन्हें हमने शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके चलते हैं कि जो एसेट्स टेक ओवर की गई है या फिर बिजनेस टेक ओवर किया गया है, क्योंकि एसेट टेक ओवर करने का मतलब क्या है कि सिर्फ इसमें एसेट्स को शामिल करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि बिजनेस टेक ओवर किया गया तो हमने एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को ही कंसीडर करना है। जो ये मेथड तब अडोप्ट करेंगे जब नेट पेमेंट मेथड है जो फेल हो जाएगा यूज करने के लिए। तो जब हम नेट पेमेंट मेथड यूज नहीं कर पाएंगे तो उस केस में नेट एसेट मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट मेथड आता है इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। इंट्रिंसिक वर्थ मेथड ये सबसे अलग मेथड है, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं हम, वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करके ट्रांसफर कंपनी की, यानी कि ट्रांसफर कंपनी के जो इंट्रिंसिक वैल्यू की शेयर की उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बेस पे फिर हमने परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि सबसे पहले हमने इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कैलकुलेट करनी है। जो ट्रांसफर कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला यूज किया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए कि जो नेट असेट होती हैं, नेट असेट कैलकुलेट करते हैं असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करके। नेट असेट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर आ जाती है। फिर इस इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने जो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है, इस इंट्रिंसिक वैल्यू को मल्टीपल कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो हमारे पास परचेज कंसीडरेशन आ जाता है। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जो ए लिमिटेड वो अमलगमेट होगी बी लिमिटेड के साथ। सपोज करते जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बी लिमिटेड की वो है 15 रुपये, और जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का ईच है। तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो सब्सक्राइब कैपिटल इन दोनों का मल्टीपल करके तो 60 लाख बनते हैं, तो 60 लाख हमारे पास परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा। अगर ट्रांसफरी कंपनी डिस्चार्ज करती है परचेज कंसीडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन शेयर, यानी कि अपने शेयर के बेस पे, तो उस केस में जो परचेज कंसीडरेशन होगा उसे डिवाइड कर देंगे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी एक शेयर की जो ट्रांसफरी कंपनी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे अलॉटेड किए जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, तो उस बेस पे हम कैसे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल में 60 लाख परचेज कंसीडरेशन आया है और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 20, तो 60 लाख बटे में 20 करें तो 3 लाख शेयर है जो बी लिमिटेड के वो डिस्चार्ज कर देंगे परचेज कंसीडरेशन देके। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंट्रिंसिक वर्थ मेथड है जो इस्तेमाल किया जाएगा परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास 4 मेथड थे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बनता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।